अब टेक्निकलिटीज में हम फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों फंक्शन? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मैनेजेबल हो, हम डिवाइड एंड कॉन्कर यानी डिवाइड करें और फिर राज करें, बांटे और राज करें की नीति यहाँ पर अपनाएंगे। और जो प्रॉब्लम डोमेन है हमारा, उसको अच्छे से समझने के लिए हम चाहेंगे कि अपने प्रोग्राम को फंक्शन में तोड़ें। फंक्शन आपके प्रोग्राम को पढ़ने में भी बहुत आसान बना देता है, और खासतौर पे फंक्शन एक रीयूजेबिलिटी का फैक्टर है। कई जगह आप एक ही फंक्शन को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से टेस्टिंग आप कर सकते हैं, लेबर आपका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी और को कोई फंक्शन दे दिया, किसी और को कोई फंक्शन दे दिया, मेंटेनेंस की बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए फंक्शंस को स्मॉल रखिए, छोटा रखिए, ताकि वो अच्छे से समझ में आए, स्पेसिफाई हो पाए और डिबग हो सके। फंक्शन का फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। यहाँ पर फंक्शन का नाम होगा, यहाँ पर फंक्शन में आर्गुमेंट जैसे 2 और 3 पास किए वो फॉर्मल आर्गुमेंट जिसे कि हम पैरामीटर्स भी कहेंगे। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप जैसे जो भी आपने 2 और 3 पास किया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन नाम मान लीजिए, तो ये 2 × 3 6 देना चाहिए, जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर इसके साथ बॉडी है, यानी कि जो करना चाहता है वो यहाँ पर अगर कर रहा है, तो उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास f नाम का फंक्शन है, इसमें a और d आपके आर्गुमेंट है, जिसे हम फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहेंगे या पैरामीटर्स भी कहेंगे, और रिटर्न में ये a × d देगा, और रिटर्न टाइप क्या होगा? डबल, क्योंकि a × d जब a d से मल्टीप्लाई होगा, d क्योंकि बड़ा है, d डबल है, d डबल है तो इंटीजर को डबल में चेंज होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। डबल और डबल का ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इंटीजर डबल का कभी नहीं हो सकता, इंटीजर फ्लोट का कभी नहीं हो सकता। इंटीजर को फ्लोट में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा होता है पहले वो बड़े में चेंज होता है। क्योंकि मेमोरी के हिसाब से सोचिए ना, मेमोरी में साइज आपको क्या देना है। अब इंटीजर लेता है 4, डबल लेता है 8, और 8 और 4 बाइट को कैसे आप कंपेयर करेंगे? तो इंटीजर 4 बाइट से पहले 8 बाइट में चेंज होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते कुछ, केवल अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रिंट ही करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो रिटर्न तो कुछ होगा नहीं उसका, तो आप वॉइड लगा सकते हैं। वॉइड मतलब होता है कि डजंट रिटर्न अ वैल्यू। और जो बॉडी है उसे हम ब्लॉक भी कहते हैं, उसको हम इस तरीके से पैरेंथेसिस में, ब्रेसेस में देते हैं ये। और ट्राई कैच के अंदर भी लिख सकते हैं, ट्राई और कैच के अंदर। ट्राई कैच ब्लॉक इस तरीके से होता है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम करते हैं। यहाँ पर अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको एरर पकड़ के हम एक्सेप्शन भेज देते हैं उसको। तो फंक्शन और अमूमन तौर पे जो नॉर्मली हम कंप्यूटेशन कैलकुलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन की 2 मुख्य विधाएं हैं या तरीके हैं। 2 तरीके से फंक्शन काम करते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और इसके बाद आएगा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू मतलब ये है कि मेरे पास एक वैल्यू है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। एक फंक्शन है जिसमें हम a पास कर रहे हैं और ये केवल रिटर्न में क्या कर रहा है, a को एक बढ़ा दे रहा है। यानी एक वैल्यू इसमें अगर मैं पास करूंगा तो a = a+1, वो ये वैल्यू बढ़ा के दे देगा, रिटर्न नहीं कर देगा, इंटीजर टाइप रिटर्न है। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन किया 0 x, फंक्शन में पास कर दिया x, सीधा गया फंक्शन में। फंक्शन को जब प्रिंट कराया, क्योंकि रिटर्न a हो रहा है, तो जो अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ सी आउट के अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न करा रहा हूँ। रिटर्न करते ही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं, आप सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं x को प्रिंट कराता हूँ। अब आपके दिमाग में जरूर ये होगा कि x तो 1 हो जाना चाहिए, 0 है, +1 किया तो 1 हो जाना चाहिए, लेकिन x को प्रिंट करेंगे तो आपको क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? उसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू किया हुआ है। कॉल बाय वैल्यू मतलब ये है कि x अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी कॉपी भेजेगा, खुद को नहीं भेजेगा। खुद को भेजने का मतलब ये है कि भेजने का मतलब ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। बात ये है कि यहाँ पर इसका ये मेमोरी में है, मेमोरी में 0 रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मेमोरी कोई एड्रेस होगा, तो इस मेमोरी एड्रेस पे एक और दूसरे एड्रेस पे ये अपनी कॉपी बना लेगा, जिसे हम a कहेंगे, और अब इस पे चेंज होगा। तो अब जब आप x को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा ना, क्योंकि आप x को प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप a या जो भी मेमोरी एड्रेस जहां पर इसकी कॉपी होती है उसको प्रिंट कराते हैं तो जरूर आपका 1 आता है। यही चीज एक और एग्जांपल देखिए, 7 दिया, 7 पास किया, जब FYY किया तो आपका 8 आ गया। लेकिन जब जैसे ही आपने YY प्रिंट किया तो आपको 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 ना आके ये 7 ही प्रिंट कर रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर पासिंग द वैल्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉपी, फोटोकॉपी। यानी कि मैंने ओरिजिनल था, फोटोकॉपी भेज दी, तो ओरिजिनल को अगर आप पूछेंगे तो वो तो वही रहेगा ना, कॉपी भी चेंज होगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया, हमने यहाँ पर एक रेफरेंस डाल दिया। रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर मैं एक जगह को ले रहा हूं तो मैं इसकी कॉपी नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं इसका एड्रेस, एम्परसेंड से क्या होता है, एड्रेस निकल के आ जाता है, तो इसका एड्रेस भेजूंगा। तो अब जो भी यहाँ फेरबदल होगा वो इसी पे होगा। जैसे अगर 0 है, अगर उसको मैं +1 करूंगा तो 1 हो जाएगा।
तो मैंने x, बिल्कुल सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिया, fx यानी फंक्शन के अंदर मैंने x पास किया जो कि 0 वैल्यू थी, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया तो मेरी यहाँ पर 1 आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो x था, जो एक्चुअल वैल्यू थी, उस पे भी चेंज हो गया ना, यहाँ पर देखिए चेंज हो गया उस पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रेफरेंस पास किया, रेफरेंस यानी उसको रेफर किया। देखिए मैं रेफर कर रहा हूँ, रेफर का मतलब ये होता है कि दो नाम एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, रेफरेंस का मतलब ये होता है। जैसे x और y है, x और y दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब रेफरेंस होता है। तो इसीलिए x की वैल्यू जो है अब यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर x को करोगे तो भी आपकी वैल्यू 1 आएगी, fx करेंगे तो भी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये फायदा है कॉल बाय रेफरेंस का। तो फंक्शन आप नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस आर्गुमेंट अवॉइड करें, कॉन्स्ट अगर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि देखिए वैसे इसमें ये वाला एग्जाम्पल तो है नहीं, इसमें मैंने कोई भी कॉन्स्ट दिया नहीं है, लेकिन ये सिंपल एक एग्जाम्पल है कि मैं अगर इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ और रिटर्न a+1 करना चाहता हूँ और 7 दूंगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब मैं इसका रेफरेंस देता हूँ और मैं इसको ये करता हूँ तो थोड़ा सा ऑब्स्क्योर हो जाएगा। उसका कारण ये है, ये वॉइड है इसलिए यहाँ पर कुछ होगा नहीं, ऑब्स्क्योर इसलिए क्योंकि हम नॉन कांस्टेंट रेफरेंस आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो रेफरेंस आर्गुमेंट क्यों चाहिए आपको? आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो पास कर रहे हो वो चेंज हो। आप चाह रहे हैं कि जो वेक्टर्स, जैसे वेक्टर एक कंटेनर है, उनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्स्ट रेफरेंस आर्गुमेंट आपके बड़े यूजफुल होते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉन्स्ट रेफरेंस, अब इसमें बहुत अच्छे से अब तक समझिएगा क्योंकि असली क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी में आते हैं। अगर ये आप समझ जाते हैं तो बहुत हद तक आप C++ के कोई बहुत अच्छा परसेंटेज समझ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, एक फंक्शन f है, एक g है, मैं यहाँ पर g को कॉल करूंगा। अब इस फंक्शन में f में एक a वैल्यू है, एक r वैल्यू है, एक cr वैल्यू है। a तो सिंपल है, सीधा आपका इंट a है, कोई रेफरेंस वगैरह नहीं, प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर आपका एक रेफरेंस पास कर रहा हूँ, ठीक, मैंने r प्लस प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने cr को चेंज करने की कोशिश की, cr को प्लस प्लस cr से, मतलब एक जो बढ़ाने की कोशिश की इस फंक्शन में, क्योंकि ये कॉन्स्ट है तो मैं तो इसको बढ़ा नहीं सकता, इसको चेंज ही नहीं कर सकता कि कांस्टेंट है, तो cr में एरर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन मैंने g बनाया, a यहां पर प्लस प्लस a किया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने r लिया, इंट r, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो cr प्लस प्लस था, मतलब प्लस प्लस cr था, इसको अगर मैं किसी और तरीके से करूं कि cr को पहले आपके कांस्टेंट r को x में असाइन कर दूं, x को प्लस प्लस कर दूं, तो बात तो सेम ही होगी, बात बिल्कुल सेम है, बस हम इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। कांस्टेंट की प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर ये एक तरीका है, अब आपके पर्पस पे होगा क्या काम आप करना चाहते हैं। तो x0 y0 z0 अगर मैं gx yz पे पास करूं तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगी, एकदम बिल्कुल बेहतरीन प्रोग्राम चलेगा ये वाली लाइन। लेकिन जहां मैंने ये पास किया, यहां पर आ जाएगी एरर। उसका कारण ये है कि y को आपने क्या किया है, रेफरेंस दिया है ना, यानी कि r आपका ये आर्ग्यूमेंट r हमेशा एक वेरिएबल चाहता है रेफरेंस के लिए। आप वेरिएबल कहां दे रहे हैं, आप तो कांस्टेंट दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, आप इसको किसी वेरिएबल में चेंज कर दीजिए y में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। रेफरेंसेस मैंने बताया आपको, जैसे दो नाम एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। अब आपका जैसे r है, cr है, दोनों एक ही पॉइंट कर रहे हैं, i भी आपने ले लिया। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने क्या किया, कोई रेफरेंस एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो जैसे नॉर्मल लाइफ में चलता है वैसे ही है। जैसे मैंने कहा ना कि भाई साहब जरा मेरे जो दोस्त है उसका काम कर देना, तो एक तरीके से मैंने जब उसको कहा कि मेरे दोस्त का काम कर देना, तो मेरा ही काम हो रहा है ना, एक तरीके से मेरा ही काम हो रहा है, तो रेफरेंस हो गया। आई को मैंने 7 की वैल्यू दी, मैंने क्या किया, इंट m%r इक्वल टू आई किया। अब मैंने r को 9 वैल्यू दे दी, तो r को 9 वैल्यू देती है, देखिए r i रेफर कर रहा है i को, i और r एक दोनों एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं इस लाइन से। रेफरेंस दोनों का एक ही हो गया कि जो r का रेफरेंस है वही i का रेफरेंस है। तो जब मैं r को 9 करूंगा तो i अपने आप 9 हो जाएगा। अब यहां पर मैंने ये तो किया, लेकिन सामने कांस्टेंट लगा दिया, तो अगर मैं cr को 7 दूंगा तो ये काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि cr तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता। हाँ, मैं i को 8 दूंगा और फिर cr को प्रिंट करूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, तब ये अपने आप आपको 8 प्रिंट कर देगा।
तो यू कैन थिंक ऑफ अ रेफरेंस एज एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव नेम है, दो नाम है और एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। यू कांट, आप क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट टू कांस्टेंट रेफरेंस, आप नहीं कर सकते, अपने आप ये एरर देख लिया अभी। और यू कांट मेक अ रेफरेंस रेफर टू अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद आप ये काम नहीं कर सकते रेफरेंस को रेफर करने का। कंपाइल टाइम फंक्शन, ये C++11 में कंपाइल टाइम फंक्शंस आए। इसमें क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा कुछ कि कंपाइल टाइम में ही कंप्यूटेशन हो जाए। उसके लिए आप ये CONSTEXPR यूज करते हैं। ये पहले नहीं था, ये C++11 में आया है। C++11 अभी आजकल C++14 जो स्टैंडर्ड है वो चल रहा है, C++11 में था ये, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया और उसको कॉन्स्ट एक्सप्रेशन में डालने के लिए तैयार कर दिया, कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, और यहाँ पर 10 वैल्यू दे दी, इस तरीके से y स्केल दिया, 0.8 वैल्यू दे दी। अब आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया स्केल, उसमें पॉइंट p पास किया, पॉइंट p भी हो सकता है, पॉइंट आपका एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, पॉइंट p पास किया और रिटर्न क्या किया, x स्केल, मतलब x स्केल को मल्टीप्लाई कर दिया p डॉट x से, जो भी p आएगा उसका डॉट x से, और 0.8 को मल्टीप्लाई किया किससे, जो p डॉट y, कोई भी जो वैल्यू आएगी। ये पॉइंट है, पॉइंट दो पॉइंट होते हैं x और y, तो p डॉट x पहला पॉइंट इससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, दूसरा पॉइंट 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्केलिंग का ऑपरेशन हो रहा है, देखिएगा। उसके बाद आप जैसे ही ये काम करेंगे, स्केल ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें दो आर्गुमेंट पास कर देंगे और किसी x में असाइन कर देंगे, पॉइंट x में, तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन सबके सामने, इससे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रहा है। कंपाइल टाइम पे हो रहा है। रन टाइम पे क्या होता है, रन टाइम मतलब होता क्या है, रन टाइम मतलब यूजर जो वैल्यू उस रन टाइम पे देगा प्रोग्राम को रन करते समय, उसे रन टाइम माना जाएगा। जो पहली वैल्यू प्रोग्राम में लिखी हुई है उसका कंप्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम कंपाइल टाइम कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं यूज, और उसमें हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं स्केल पे, यानी p जो वैल्यू आ रही है वो हम स्केल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उसको x में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंपाइल टाइम में नहीं हो रहा है, ये रन टाइम हो रहा है। प्रोग्राम रन कर चुका है, तैयार हो चुका है, आपके सामने स्क्रीन है, आप वैल्यू एंटर करना चाहते हैं और वहां पर आप ये करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि रिक्वेस्टेड फॉर वेरिएबल आर्गुमेंट, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर आर्गुमेंट विच इज वेरिएबल। लेकिन रन टाइम पे इस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं, अगर आपके पास p ऑलरेडी p पास करिए स्केल में और आप x2 कर सकते हैं। ठीक, ये आपका जरूर हो सकता है। ये कॉन्स्ट एक्सप्रेशन अगर आपने दिया है तो आप ये काम नहीं कर सकते, कॉन्स्ट एक्सप्रेशन हटा दिए तो आपको जरूर हो जाएगा। तो ये इसका फायदा ये है कि ये केवल आपके कंपाइल टाइम में अलाउ करेगा। नेम स्पेसेस का मतलब समझ लीजिए, एक क्लास में राम है और उसी क्लास में दूसरा भी राम है। कैसे बोलेंगे आप, अगर मैंने टीचर आए और टीचर ने कहा राम तो दोनों खड़े हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे राम नरेश, एक राम नरेश हो गए, एक राम खिलावन हो गए। राम नरेश बोलेंगे तो राम नरेश खड़े हो जाएंगे, राम खिलावन बोलेंगे तो राम खिलावन खड़े हो जाएंगे। तो नरेश और खिलावन जो आपने लगाया ना वही नेम स्पेस है। कैसे, अगर आपके पास दो अलग अलग प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने अपने अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, जैक ने लिखा ग्लोब और एक विजेट करके फंक्शन बना दिया, अब जिल ने भी एक किया, एक ग्लोब करके फंक्शन बनाया, एक विजेट करके फंक्शन बना दिया। दोनों ने क्या किया, दोनों ने विजेट करके फंक्शन बना दिया। अब इसका क्या करेंगे आप, दोनों ने विजेट करके फंक्शन बना दिए। कैसे, अगर आपने अपना कोड लिखा और उसमें jack.h और jill.h दोनों को इंक्लूड कर दिया, इसको भी और उसको भी, अब जैसे आप ये विजेट कॉल करेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों, ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं जैक का विजेट यूज करूं या जिल का विजेट यूज करूं। राम कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों की, हम राम नरेश को भी बोल रहे हैं, राम खिलावन को बोल रहे हैं, दोनों खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए उन क्लैशेस को हटाने के लिए जो मल्टीपल हेडर से आ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम स्पेस बनाएंगे। नेम स्पेस अगर हम एक बना के जैक के अंदर हम ये दोनों लिख देंगे, तो अब हम जैक के द्वारा कॉल करेंगे। जब विजेट कॉल करेंगे तो जैक डबल कॉल विजेट कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप जैक डॉट एच में विजेट डाल लीजिए, जिल डॉट एच में विजेट डाल लीजिए, लेकिन जब उसको कॉल करेंगे तो नेम स्पेस से कॉल करेंगे। नेम स्पेस का नाम हो गया जैक, तो जैक डबल कॉलन करके आप कॉल करेंगे। इसमें देखिए नेम स्पेस एक नेम स्कोप है, डबल कोलन एक सिंटेक्स है जिसे स्पेसिफाई करते हैं नेम्स, और उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन आप देंगे तो रेफर करेगा उसको। जैसे सी आउट, आपको याद होगा सी आउट कब से यूज करते चले आ रहे हैं हम लोग, तो सी आउट ये है क्या, सी आउट आपके एसटीडी नेम स्पेस है, एसटीडी स्टैंडर्ड नेम स्पेस से आ रहा है। अभी तक मैंने आपको गौर नहीं करने को बोला कि भाई सी आउट कहां से आ रहा है, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड एसटीडी नेम स्पेस से है। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड अगर सी आउट यूज करना है तो एसटीडी डबल कोलन देना पड़ेगा आपको, या फिर यूजिंग डिक्लेरेशन है यूजिंग एसटीडी डबल कोलन सी आउट। अब जब एक बार ये कर दिया ना आपने, ये प्रोग्राम में एक बार ये लाइन कर दी, फिर आप सी आउट कितने बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी इन आएगा फिर एरर आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप,
तो ऊपर आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक लाइन लिख दीजिए, सी आउट सी इन बिल्कुल आराम से यूज करेंगे। समझ में आ गया आपको? एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करेंगे तो एसटीडी के जितने भी साथ में आपके जैक एंड जिल वाले फंक्शंस होंगे वो सारे उपयोग हो जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और नेम स्पेसेस की। बहुत शुक्रिया।